सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपी वाई क्यू में। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं पेट 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको। हमारा एम है कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको कंप्लीट कराना। उसके बाद जो भी लोग वीडियो को थोड़ा तेज स्पीड पे देखते हैं 1.25 या फिर 1.5 पे अच्छे अनुभव के लिए देख सकते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसोंग। तो इसका जो सही उत्तर इसमें दिया हुआ है वो है ऑप्शन सी, मतलब सबसे पहले फाहियान आया था, दूसरे नंबर पे ह्वेनसांग आया था और तीसरे नंबर पे टॉमस रो आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये पता होता कि ये किसके किसके काल में आए थे तो आप यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन में और टॉमस रो जो है वो जहांगीर के काल में आया हुआ है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट ऐसे बने रहेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इसका हल देखते हैं। तो पहले तो ये युद्ध जो है किस किस वर्ष हुए हैं। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ है। इसमें जो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का, तीन लोगों का ये गुट था और उसके विरुद्ध अंग्रेज थे। और तीसरा था वांडीवास का जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध में मतलब इन तीनों में अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसी युद्ध में जो फ्रांसीसी हैं वो यहाँ से चले गए थे। एक कन्फ्यूजन हमेशा लोगों का बना रहता है यहाँ पे कि पहले सिराजुद्दौला आता है कि शुजाउद्दौला आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है सिर। सिर है तो सिर सबसे पहले आता है, मतलब शरीर में सिर जो है वो पहले बिलोंग करता है। तो सिर जब सबसे पहले आएगा तो प्लासी का युद्ध तो पहले हुआ है, ये तो सभी को पता है। ये 57 में हुआ, ये 64 में हुआ बक्सर का। तो सिराजुद्दौला पहले आएगा और शुजाउद्दौला जो है वो बाद में आएगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन सा था। तो हड़प नीति ये सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो इसका कट्टर समर्थक था। सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से लेकर के 1856 तक था। उसने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलान मतलब सम्मिलित किया था, सारा का सारा राज्य। और इसके तहत उसने राज्य हड़प नीति अपनाई थी, जिसके तहत उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया था। डलहौजी के समय में ही प्रथम रेल, ये ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के लिए 1853 में चलाई गई थी। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दे सकते हैं कि आगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है कि इसमें से कौन सा राज्य हड़प नीति में शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसमें से 3 स्टेटमेंट देगा जो शामिल है और एक देगा जो नहीं है। तो आप जो ये सारे जो जगह है इसका आपको नाम एक बार ब्रेन में हल्के से बैठा लेना है बस। चौथा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी सभी को पता है कि ये आयुर्वेद के देवता थे। तो इसमें यहाँ पे देखिए चिकित्सक दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार भी इसको लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक, क्या है प्रवर्तक मतलब कि सबसे स्टार्ट इन्होंने किया था और ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से धन्वंतरी भी थे। अन्य नवरत्न कौन है, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छपड़क है, शंकु है, बेताल भट्ट है, घटकरपर है, वर रुचि, अमर सिंह, वराहमिहिर और कालीदास। ये सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारा वराहमिहिर और कालीदास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। ठीक है, तो इंडिका के हमारे जो लेखक हैं वो कौन है, मेगस्थनीज है। इसमें अन्य जो जो यात्री हैं उनका समय दिया हुआ है आने का और रचनाएं दी गई हैं। तो ये जो आपका बॉक्स बन जाता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स बन जाता है। इस बॉक्स को आप एक एक पॉइंट इसमें का याद कर लेंगे क्योंकि पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया हुआ है और इसकी रचना इंडिका है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया है। ठीक है, और इसका फोकुकी है। और ह्वेनसांग का कौन सा है, सीयुकी है। देखिए जो फाहियान है, फाहियान में पहला वर्ड क्या आता है, फाहियान में पहला वर्ड फॉ है। तो ऐसे इनका रचना भी फोकुकी से ही है।
ठीक है, इस प्रकार आप इसको शॉर्टकट के रूप में याद रख सकते हैं। और जो ह्वेन सांग है वो हर्षवर्धन के समय में आया है, तो ह्वेन सांग ह से स्टार्ट होता है और हर्षवर्धन भी ह से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा शॉर्टकट बना के इसको आराम से याद कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन छठा, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन जो भारत आया हुआ था। इसका हल देखते हैं। देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ है वो हुआ 1927 में। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। इस कमीशन के सभी सदस्य थे ब्रिटिश थे। ये दल फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था। देखिए, कभी कभी एग्जाम में महीना भी पूछ देता है, तो आप महीना भी याद रख सकते हैं। भारतीयों को सदस्य इसमें नहीं बनाया गया था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इसमें साइमन गो बैक का नारा लगा करके इसके साथ जुलूस निकाला गया। और इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी बरसाई गई थी जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है, देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ही है। इसका उत्तर है लाहौर अधिवेशन में। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख अधिवेशन दिए गए हैं और उनके अंतर्गत जो प्रमुख कार्य है वो दिया गया है। बम्बई में WC बनर्जी जो सबसे पहला वाला हुआ था, इसमें कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दूसरा था लखनऊ में 1916 का अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। इसमें गरम दल और जो नरम दल है ये और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है वो समझौता हो गया था, ये दोनों मिल गए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। और कराची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग नॉर्मली याद नहीं करते हैं। कराची अधिवेशन 1931 का है। इसमें मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना जो है वो पारित की गई थी। ठीक है, तो आप जो ये वाला है कराची वाला इसको याद रखेंगे, बाकी तीन तो सभी लोग जानते ही हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा है, मिलान करना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया है। दूसरा है गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया है। फिर मित्र मेला जो है, मित्र मेला तो BD सावरकर का सीधे सीधे है ये। और होम रूल लीग एनी बेसेंट का है। मतलब पहले का हो गया दूसरा, दूसरे का हो गया पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन B वाला। ठीक है, देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये 1943 में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना के द्वारा बनाया गया था। तीसरा है मित्र मेला 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे नोट ये है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि बेसेंट ने सितंबर 1916 में। तो ये महीना कौन सा है? इनका अप्रैल है और एनी बेसेंट का सितंबर में आता है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था? तो उसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनके द्वारा विरोध किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1920-21 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और ये मीटिंग जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी में HRA शामिल था। तो HRA की जो स्थापना है वो 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा कानपुर में की गई थी। इसका जो मेन एम था वो यही था कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ के फेंक देना है। HRA ने 9 अगस्त, देखिए डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 9 अगस्त 1925 को पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर गाड़ी का नाम है ईट डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। सरकारी खजाना लूटने का जो विचार है वो किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका विचार था? राम प्रसाद बिस्मिल का। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें शामिल कौन कौन था? देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे और अशफाक उल्ला खां थे। इन सभी को दिसंबर 1927 में फांसी दी गई और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई ढेर सारे पॉइंट हैं, आप सारे को लाइन बाय लाइन आप याद कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे संगठन दिए गए हैं जो क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है, उसके बाद उनके वर्ष दिया गया और संस्थापक दिया गया है। ये आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, गदर पार्टी 1913 का है। ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना के द्वारा बनाया गया है।
अनुशीलन समिति 1907, वरेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। अभिनव भारत 1904, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 और फिर HSRA 1928, 4 साल बाद बना था ये। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद थे इसमें, और इसमें केवल चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे, केवल चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे बचे थे और बाद में फिर भगत सिंह ने इनको ज्वाइन किया था। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कुछ बांध है यहाँ पे देखते हैं। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। फिर रामगंगा परियोजना इंपॉर्टेंट है, तो ये रामगंगा नदी है, गंगा की सहायक। शिव समुद्रम कावेरी पे है, और पोलावरम, पोलावरम कहाँ है? गोदावरी नदी पे है, और शिव समुद्रम सबको पता है ये कावेरी पे है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी, और ये चढ़ा कौन था इस पर? तो शेरपा तेंजिंग ने इस पर चढ़ाई की थी और एडमंड हिलेरी ने। ये फतह इन्होंने 1953 में की थी। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने चढ़ाई की एवरेस्ट पे, और अरुणिमा सिन्हा ये कृत्रिम पैर से एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने वाली ये पहली महिला बनी है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम बताना है। तो भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है, तो इसका नाम है केवलादेव घाना। पहले ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य था, फिर बाद में ये केवलादेव हो गया। तो भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ठीक है। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। इसमें जो और ऑप्शन दिए गए उसके बारे में बताया गया है। फिर दर्रा अभयारण्य, देखिए दर्रा कहाँ पे है? तो दर्रा मुकुंदरा हिल्स में है, ये भी राजस्थान में स्थित है। और भैंसरोडगढ़ जो है ये चित्तौड़गढ़, ये भी राजस्थान में ही स्थित है। 14वां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क का स्रोत है। तो भिलाई में डल्ली राज हरा जो जगह है वहाँ से सारा का सारा सोना जो है वो निकाला जाता है। यह खान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, और यहीं पे भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। और ये स्थापना इंपॉर्टेंट क्या है कि रूस के सहयोग से की गई है। कोरबा जो खान है, कोरबा बहुत फेमस जगह है, ये कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों का नाम है और हमको उसको अच्छा बताना कि कौन सा जोड़ा सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए जोजिल और बुर्जिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये तो एकदम सही दिया हुआ है। दूसरा हमारा है कि लापला और शिपकिला दर्रा, ये तो उत्तर प्रदेश, तो ये तो गलत ही है, ये हो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है कि थांगला नीति पास और लिपुलेख, तो ये हिमाचल में नहीं है, ये हमारा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और चौथा हमारा है नाथुला और जिलेपला, तो ये सिक्किम में सही दिया हुआ है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन 2 नंबर और 3 नंबर है ये हमारा गलत मिलान दिया हुआ है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 और 3। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए जोजिला बोर्जिल जम्मू कश्मीर में सारा वैसे ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी? तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, मतलब नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो ये जो एक इकोनॉमिक का टर्म है, एक्चुअली इसका मतलब होता है हमारा ROI। ROI मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन है, वो किसी बिजनेस में अगर वो नया पैसा अगर डालता है तो वो ये देखता है कि कितना हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 15% अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बिजनेसमैन क्या करेगा? अगर 100 रुपये अगर डाल रहा था, ठीक है, तो वो 15 से 20% जो कैपिटल वो उसमें बढ़ा देता है, उसमें वो नया पूंजी डालता है। तो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का टर्म है, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल इसका उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो ये RBI नहीं है, नीति आयोग भी नहीं है, देखिए ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CSO। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया था। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। CSO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। यह संगठन जो है ये
भारत सरकार के अधीन है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सर्विस सेक्टर का सभी लोग जानते हैं, सर्विस सेक्टर को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारा जो प्राइमरी क्षेत्र है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, मतलब कृषि से। द्वितीय क्षेत्र हमारा हो गया इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, और थर्ड हमारा जो हो गया वो सर्विसेज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक और उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जीडीपी को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो प्राथमिक हो गया, द्वितीय और तृतीय। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये सभी लोग जानते हैं, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। बलवंत राय मेहता तो पंचायती राज से हैं, और एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री उसमें पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और उनके जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो भारत में आर्थिक सुधार 1951 के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन नीति के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में जो एलपीजी आई थी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों अपनाया गया था। 21वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो राज्य सूची देखिए, पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल, ये तीनों सम्मिलित है, लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये सम्मिलित नहीं है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये हमारा हो गया दोनों में आता है, मतलब कि ये समवर्ती का विषय है। ये दोनों का विषय है। हल इसका देखते हैं। देखिए, तो ये तीनों जो दंड प्रक्रिया संहिता ये समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के मध्य जितने भी विषय हैं उनका बंटवारा किया गया है, और इनमें 3 सूचियां आती हैं जिनको संघ, राज्य और समवर्ती सूची कहा गया है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है? तो क्वासी फेडरल हमारा है, अर्धसंघीय है। कमिटेड जुडिशरी ये हमारा संविधान नहीं है, इसमें शक्तियों का वितरण भी किया गया है, और लिखित संविधान भी और सबसे सर्वोच्च संविधान भी माना गया है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। प्रतिबद्ध न्यायालय यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ विशेषता दी गई है जिसको आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय हमको जो डीपीएसपी हमको वहाँ से मिलता है। देखिए, जो डीपीएसपी मतलब राज्य के जो निदेशक सिद्धांत है इसमें, और इसमें भी कौन सा एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक न्याय के लिए, वो है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं यहाँ पे देखिए प्रियम्बल में भी दिया हुआ है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत से भी मिलता है। और ये अनुच्छेद 38 में राज्य जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके आय, स्थिति और सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। मतलब सभी को समान रूप से आय के लिए, स्थिति के लिए और जितनी भी सुविधाएं हैं उसमें जो असमानता उसको दूर करने का जो प्रयास है वो राज्य करेगा। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों का आयोजन, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कौन सा हमारा अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 38 हमने अभी जस्ट पढ़ा, ये सामाजिक कल्याण वाला था। 40 हमारा ग्राम पंचायत से संबंधित है। जो 40 है वो समान नागरिक संहिता वाला है, और जो 46 है वो कमजोर वर्गों के लिए, मतलब एससी और एसटी के लिए है, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए। 25वां क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो सबसे पहले हमारी जो कमेटी आती है वो बलवंत राय मेहता कमेटी आती है, और बलवंत राय मेहता कमेटी कब की बनी है? 1957 की बनी है। जनवरी में ये बनी थी, और नवंबर में इसने अपना जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया था। तो हर साल हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, और 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन जो वो लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता 1957 बना हुआ है, और अशोक मेहता समिति जो है वो 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्विच बंद होने पर। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारी बैटरी हो गई, यहाँ पे बैटरी लगा दिया हमने, और यहाँ पे सर्किट मान लीजिए लग गई है,
तो जब ये बंद होगा सर्किट, मतलब इन दोनों को जब हम मिला देंगे, जो हमारी यहाँ पे चाबी लगी हुई है, जब इस पर गिर जाएगी ऐसे, तो सर्किट क्लोज हो जाएगी, तो हमारा विद्युत प्रवाहित होने लगेगा। मतलब जब स्विच बंद होगा तभी जो है विद्युत प्रवाहित होती है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो प्रवाह है वो स्विच बंद होने पर होता है, और यूपी ट्रिपल एस ने इसमें सभी को समान अंक दिए हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दिया था इन लोगों ने। पूछा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का सभी को मालूम है ओम होता है, ठीक है। अन्य मात्रक जो दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए फैराडे जो है वो विद्युत धारिता का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक होता है, और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो खट्टा स्वाद जो होता है फलों में वो साइट्रिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। सिरका जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। कर्कटजनक रासायनिक होता है, मतलब कि कार्सिनोजेनिक, तो कार्सिनोजेनिक जो होता है उससे कैंसर होता है, ठीक है। कार्सिनोजेनिक जो है इससे कैंसर होता है। देखिए सी से कार्सिनो और सी से है कैंसर। तो कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। कैंसर कोशिकाओं में क्या करता है, ये अनियंत्रित वृद्धि कर लेता है, रोग को और आक्रामक बना देता है, और अरूपांतरण इसमें होता है। इसमें अनेक प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्लड, सर्वाइकल, प्रोस्टेट, बोन, मुंह का कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर मौजूद हैं। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो त्वचा की जो ऊपरी सतह वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब कि सबसे बाहर वाली, और एंडोडर्मिस मतलब कि अंदर वाली। त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिस, और मध्य परत को डर्मिस, और जो सबसे गहरी परत होती है वो होती है सब क्यूटिकल, ठीक है। अच्छा, ये तो सब क्यूटिकल जो है ये तो वृक्षों पे मतलब ट्रीज में होता है ये, ठीक है। अब हमको मैथ का क्वेश्चन आ गया हमारा है। देखिए हमको इक्वेशन ये दिया गया है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन दिया गया है, पहले तो हमको उसको जोड़ के इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 169 का हो गया 169, और धन 27, ये कितना हो गया 169 और 27, तो 9 7 16 9, और हो गया ये 196। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा मैं जूम कम करता हूँ, ऐसे समझिए। ये हो जाएगा अंडर रूट में 196 बटे 169 बराबर, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 13 प्लस, चाहे इसको रहने दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस x बटे 13। तो ये कितना हो जाएगा 196 बटे 169, ये हो जाएगा 14 बटे 13, और प्लस 1 उधर है तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बटे 13। तो इसका अब हम घटाएंगे जब, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 13, तो 14 में से 13 जाएगा, बच जाएगा 1 बटे 13, x बटे 13। तो x का मान कितना यहाँ से हो गया 1 हो गया, तो x का मान कितना निकल के आ गया 1। इसका हल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, एलसीएम लिए हैं, तो 169 एलसीएम हो गया, और फिर इसको ऐसे करके 169 27 करेंगे तो 196 बटे 169 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 14 बटे 13 माइनस जो एक इधर था ये इधर आ गया है, और ये आ जाएगा 1 बटे 13 या x बटे 13, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक फिगर है, इस हिस्से को अगर हम लेके चलें, तो हम ये पूछ सकते हैं कि जो हमारा 1/4 वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरे एक में कितना है। क्योंकि ये पूरा अगर हम इसको हम एक कंसीडर करें, तो हम जो पूरा हिस्सा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो हिस्सा हमको पता होता है उसको हम लिखते हैं 1/4 मतलब ऊपर में। तो कितना हो जाएगा ये, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए 1/4 हिस्सा हमको पता है, और अगर उसका हम x गुणा कर दें तो हमको पूरा हिस्सा 1 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे x बराबर कितना हो जाएगा 4, मतलब 1/4 को जब हम 4 बार कैलकुलेट करेंगे तो हमको पूरा 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो 1/8 है उसको अगर हम x बार अगर हम गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 37 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 दूनी 74 और 1 75, 75 बटे 2 लिख सकते हैं। तो हमारा x का मान यहाँ से कितना आ गया 75 गुणे 8 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 4 बच जाएगा, माफ़ कीजिएगा ये 75 है 72 नहीं। तो 75 गुणे 4 मतलब कितना हो गया, ये 300 हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 300, ठीक है। अगला देखते हैं, हमको ये हल पूछा हुआ, इसका हल क्या हो सकता है। देखिए तो कभी भी अगर आप अंडर रूट में
जैसे यहाँ पे 0.1 अंक पे लगा है और नीचे भी 0.1 अंक पे लगा है, तो दोनों में अगर हम 10-10 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और सभी को पता है कि 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है, और 1024 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 32। तो ये तो सीधे सीधे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19/32। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा % वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, हमको बताना है। तो उसको सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 4% और 4% की जो वो वृद्धि हो रही है, तो हम देखेंगे कुल वृद्धि कितनी हो रही है। जैसे सभी लोग वो वाला फॉर्मूला तो जानते ही हैं, x + y + xy/100। तो ये 2 अंकों के लिए ये सीमित होता है, लेकिन 3 अंकों का फिर हम देखते हैं 3% अगर, तो उसको एक साथ में निकालने का तरीका क्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों को पहले में जोड़ देंगे। तो 4 + 4 + 4, तो ये हमारा आ गया 12%। फिर हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। देखिए, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, फिर 4 × 4 = 16, फिर 4 × 4 = 16, और 16 तो यहाँ हो जाएगा 48, मतलब कि 48 बटे हम यहाँ पे लिखेंगे 100 धन। फिर इन तीनों का एक बार में गुणा कर देंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 64, तो हो जाएगा 64/10,000। अब इसको पूरे को जोड़ते हैं, तो हमारा आ गया 12%। 48/100 का हो गया 0.48 प्लस 0.64 का कितना हो गया 0.0064। तो फाइनल जो इसका वैल्यू निकल के आएगा, हम लोग उसको किनारे कहीं लिख लेते हैं। ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ लिखते हैं 12.4864। ठीक है, ये हमारा टोटल वृद्धि आ गया, जो 4% का वृद्धि हो रहा है। अब देखेंगे कि उसमें कुछ कमी हो रहा है, आधा % का वार्षिक। आधा % हम लोग क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। तो 0.5 इसकी कमी हो रही है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, पहला हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, प्लस फिर पहले का गुणा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, और तीसरे का पहले में। तो पहले का गुणा दूसरे में करेंगे कितना आएगा, 0.5 × 0.5, ये हो जाएगा 0.25। तो ऐसे ही 0.25 हमको 3 बार मिलेगा जब गुणा करेंगे तो, और ये हो जाएगा 0.75। तो 0.75 बटे हो जाएगा हमारा ये 100 धन। फिर इन तीनों का गुणा एक बार में कर देंगे, तो 5 × 25 = 125, मतलब 0.125 डिवाइडेड बाई 10,000। अब ये तो बहुत पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 प्लस ये हो जाएगा 0.007,5, और ये हो जाएगा 0.000125। तो इतना तो बहुत ज़्यादा हमको कैलकुलेशन करना नहीं है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग 0.2 के 2 अंक तक केवल लेते हैं। तो 1.5 और 0.075 हम ये ले सकते हैं। तो मतलब इतने की यहाँ पे टोटल हमको कमी हो रही है। तो हमने वृद्धि भी काउंट कर लिया, कमी भी काउंट कर लिया। आप देखते हैं कि फाइनल जो वैल्यू आएगा वो कितना दर्शाता है। तो हमारा था माफ़ कीजिएगा, ये 12 है, तो ये हमारा 12.4864 की वृद्धि हुई थी, और कमी कितनी की हो रही है, 1.5 के आसपास की कमी हो रही है। तो अब इसको घटाते हैं, तो ये मान लीजिए 48 है, ठीक है, ये होगा हमारा, सीधे इसको हम 50 मान लेते हैं, तो 50 में से लगभग 10.5 गया, ये हो जाएगा 0 के आसपास हो जाएगा। तो इसको घटा के देख ही लेते हैं। देखिए 14 में से ये 14 है, 14 में से 9 जाएगा, मान लीजिए 14 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 9। ये 12 था तो हमने यहाँ से हासिल लिया हुआ था, यहाँ बच गया 11, 11 में से 1 गया, ये बच गया 10। तो 10.9% के आसपास ये वैल्यू आ रही है हमारी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10.8%। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 परिणामों का औसत जो है वो 68 है, पहले 7 का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिमाण हमको बताना है। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए टोटल अंक कितने हैं, 13 हैं। तो हमने ये माना कि पहले 6 अंक है, फिर एक हमारा 7वां अंक है, और फिर यहाँ से ऐसे 6 अंक हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहा है, पहला पॉइंट कहा है कि पहले 7 का औसत, मतलब जब हम पहले 7 को काउंट करेंगे, इसका औसत 63 है, और फिर आखिरी 7 का, आखिरी 7 मतलब ये हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि 6 अंक हमारा ये है और एक 7वां। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो 7वां अंक है यहाँ पे है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, मतलब हमको इस अंक को एक बार घटाना पड़ेगा। ठीक है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो
तो इसका सोल्यूशन से देख लेते हैं। देखिए 13 परिणामों का औसत 68 है, तो 13 का औसत जो निकला, तो 13 का औसत 68 है। हम देखेंगे कि इसका कुल योग कितना आ रहा है, तो 13 गुणे 68 करेंगे तो 884 आएगा। पहली 7 संख्याओं का जो औसत है 63 है, तो उन सभी संख्याओं का योग कितना आ गया 441, और अंतिम 7 का योग कितना आएगा 490। मतलब ये टोटल जो संख्याओं का योग आया है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 931। और इसमें से हम 13 का, जैसे देखिए यहाँ पे 7 संख्याएं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 7 संख्याएं जोड़ रही हैं, हमने टोटल जोड़ा कितना 14 संख्या, ठीक है। और 13 का हमको एवरेज जो है वो ज्ञात है, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो हमको 7वीं संख्या जो 2 बार जोड़ी गई है वो उसका मान हमको मिल जाएगा। तो 14 संख्या में से ऐसे 13 संख्या घटाएंगे तो 931 में से 884 घटाएंगे तो 7वीं संख्या हमारी 47 हो गई। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 47। अगला प्रश्न है, इसमें से तीक्ष्ण का हमको विलोम बताना है। तो तीक्ष्ण मतलब होता है बहुत तेज, इसका हो जाएगा क्या कुंठित, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे तीक्ष्ण का होता है कुंठित, तीव्र का होता है मंथर चाहे मंद, तिष्णा का होता है वितृष्णा चाहे तृप्ति होता है, त्यागी का होता है गृही। गजबदन, गजबदन का पर्यायवाची क्या है, गजबदन का है गणपति। तो गणपति को और क्या क्या कहते हैं, इनको विनायक कहते हैं, विघ्ननाशक कहते हैं, भवानी नंदन मतलब दुर्गा माता के नंदन है ये, गौरी नंदन है, गजानन है, गणेश हैं, गणपति हैं, गजनायक हैं, लंबोदर है मतलब लंबा इनका उदर है, ठीक है, अंबिकेप हैं और वक्रतुंड हैं। तो ये सारा इनका पर्यायवाची शब्द है। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ को कहते हैं कंटकाकीर्ण मतलब कांटों से भरा हुआ। छितशा या फिर फैलाया हुआ मतलब विकीर्ण हो जाएगा, मतलब जो भी चीज़ फैली हुई हो बिखरी हुई हो, जिसका अंत न हो अनंत, जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय। दूध का दूध और पानी का पानी करने, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो गया कि उचित निर्णय करना, ठीक है, सब कुछ साफ हो जाना, एकदम क्लियर हो जाना। तो दूध का दूध पानी का पानी का उचित निर्णय करना, अंधे की लाठी होना का मतलब एकमात्र सहारा, अग्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि नष्ट होना, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़, और 11 होना एकता में शक्ति होती है। शुद्ध वर्तनी हमको बताना है कि इसमें से बहिष्कार कौन सा है। तो बहिष्कार देखिए इसमें से कौन सा है, इसमें जो सी वाला देखिए बहिष्कार ये सही है, क्योंकि बी वाले में तो दिया बाहिष्कार, ये भी गलत है, ह पे यहाँ पे बड़ी मात्रा है और ये तो गलत है ही, ठीक है। तो हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया, ये पैसेज दिया है और इसके बाद इस पैसेज में क्या होता है क्वेश्चन दिया रहता है। तो हमको 41 से 43 दिया, मतलब 41, 42, 43, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं इंग्लिश में 3 क्वेश्चन आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे पैसेज से। पैसेज करने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हम क्या करेंगे, पहले पैसेज करने से पहले हम एक सारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है, द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस, ठीक है, ऑथर जो है वो बैठा है डार्कनेस में, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये है। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, ऑथर जो है वो बेड से कूद गया क्योंकि। दूसरा क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, ऑथर सबसे पहले क्या करता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या क्या पूछा है, तो जब हम पैसेज पढ़ने जाएंगे हमको तुरंत वहाँ से देख के ऑप्शन हमको, मतलब जो हम पढ़ेंगे हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ यही प्रश्न पूछा हुआ है और हमको यहीं से उत्तर मिल जाएगा। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उनको यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इसको देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन था द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड आई सेट अप इन द बेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस। मतलब कि जो ऑथर है, ठीक है, उसको जो उसका जो डर है वो उसको हमेशा जगाए रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये माई फियर, उसका डर उसको जगा देता है अंधेरे में। तो इसका जो उदाहरण, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज अफ्रेड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, ऑथर जो है वो बेड से क्यों कूद गया, ठीक है। दूसरे का उत्तर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि, माफ कीजिएगा, ये है देखिए, आई मस्ट हैव सेड लाइक दिस, ठीक है, एंड देन आई वॉज सडनली राउज्ड बाई अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है, उसको अचानक कोल्ड एयर फील होती है, ठीक है। मतलब वो कहता है कि मतलब मुझे ऐसे ही सोना था बिस्तर में, लेकिन मतलब मुझे कोल्ड एयर आके मुझे फील हुई और आई जम्प आउट ऑफ द बेड, मैं बेड से तुरंत उठ गया।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। जो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, ऑथर ने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले लाइन में ही लिखा हुआ है कि आई क्लाइम्ड इनटू द बेड, मैं सीधे बेड पे गया, एंड रोल्ड माई सेल्फ इनटू द ब्लैंकेट, और मैंने ब्लैंकेट से अपने आप को खुद से रोल कर लिया। ठीक है, तो पहला इसने काम क्या किया है कि वो बेड पे चढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लाइम्ड इनटू द, माफ कीजिएगा ये गलत हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे है क्लाइंबिंग इनटू द बेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्राइड, प्राइड का सिनोनिम पूछा है, मतलब कि समानार्थी। तो प्राइड का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा डिग्निटी। तो प्राइड माने क्या होता है, स्वाभिमान, और डिग्निटी माने क्या होता है, मर्यादा। तो स्वाभिमान और मर्यादा जो है वो सेम सेम चीज़ें हैं, क्योंकि ह्यूमर माने मिजाज होता है, हेट माने घृणा होता है, और कावर्डनेस मतलब कायरता होता है। तो ये तीनों हो ही नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमको कीन का, हमको एंटोनी मतलब कि विरोधी शब्द बताना है, विलोम बताना है। तो कीन माने होता है एकदम उत्सुक, तेज, तीव्र, ये होता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डल। कीन माने क्या होता है, तीव्र होता है, तेज होता है, और डल माने एकदम मंद होता है। अलर्ट माने एकदम चौकन्ना, हम्बल मतलब एकदम विनम्र, और ईगर मतलब कि उत्साही, एकदम इच्छुक आदमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुत्ता से रेबीज होता है, तो मच्छर से क्या होगा। तो ये सिंपल है, मच्छर से मलेरिया ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस शब्द को बताना है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे एक तो हो गया नन, नाइट, मॉन्क और प्रीस्ट। तो इसमें जो भिन्न है वो है सूरवीर। कैसे, देखिए इसका दो तरीका हो सकता है। जैसे जो नन है, ठीक है, मॉन्क होता है और पादरी होता है। ये तीनों क्या होता है, ये तीनों की तीनों मतलब जैसे धार्मिक स्थलों भी ये पाए जाते हैं। जैसे नन जो होती हैं वो क्रिश्चियनिटी में होता है, मॉन्क होते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं, और पादरी भी क्रिश्चियनिटी में ही होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों आप कह सकते हैं ये तीनों टेम्पल में पाए जाते हैं, जबकि शूरवीर जो होता है, ठीक है, वो इन तीनों से अलग है। दूसरा जो यहाँ पे सोल्यूशन जो दिया हुआ है उसमें ये कहा हुआ है कि जो शूरवीर होता है वो तो केवल मेल हो सकता है, जबकि और जो तीनों है, जैसे नन है, मॉन्क है, प्रीस्ट है, ये तीनों मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे आप उसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है हमको कूट भाषा में, ठीक है, कंप्यूट्रोन को क्या लिखाता है। इसको ये लिखाता है, ये लिखा गया है कंप्यूट्रोन को, ये शब्द। तो उसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। एक बार इसको लिखते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या कोड है। तो ये हो गया COMPUTRONE, ये कंप्यूट्रोन हो गया। इसका कोड लिखा हुआ है PMOC, बहुत पास पास हो गई है, PMOCTUENOR। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए COMP जो है इसको यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। जो यहाँ पे TU वर्ड है, मतलब UT वर्ड है, उसको TU उल्टा कर दिया गया है, और जो RONE है उसको RONE उल्टा कर दिया गया। मतलब सब अपने जगह पे सेम ही है, केवल क्रम उल्टा कर दिया गया है, आगे 4 का, पीछे 4 का, और बीच के 2 का। तो उस हिसाब से हम इसका देखते हैं एडवांटेजेस का। तो एडवांटेजेस में आगे का 4 वर्ड लेते हैं, फिर बीच का 2 वर्ड, और फिर पीछे का 4 वर्ड। तो ये ADVA है, तो स्टार्टिंग का रिवर्स क्या हो जाएगा, AVDA हो जाएगा। देखिए AVDA यहाँ पे है, और कहाँ है, AVDA यहाँ पे है। D वाला और A वाला नहीं होगा। फिर दूसरा हो जाएगा, बीच में क्या दिया है, बीच में NT दिया है, तो ये हो जाएगा TN। देखिए यहाँ पे TN दिया हुआ है, ये TA दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन ये बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदमी महिला से कहता है तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में ना जब भी जिससे रिश्ता स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे कहा है कि तुम्हारी माँ किसकी, उस महिला की माँ, तो हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो महिला को हम लोग ऐसे गोल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मेल होंगे उनको हम लोग ऐसे बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करेंगे। तो महिला की माँ, महिला की कोई माँ होगी,
अरे महिला की माँ के पति, पति मतलब ये पति हो गए, और इस पति की जो बहन है ये बहन हो गई। मेरी बुआ है, तो बुआ कौन होती है? बुआ होती है पापा की बहन। इसका मतलब है कि ये जो लड़का अगर यहाँ पे रहा होगा तो लड़के के अगर ये पिताजी हैं तो पिताजी की सीधे सीधे ये क्या हो गई? बुआ हो गई। ठीक है। तो अब कह रहा है कि वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, ये आदमी जो है वो कह रहा था, ये आदमी क्या था? ये बोल रहा था। ठीक है। और किससे कह रहा था? एक महिला से कहा। इसी महिला से वो बोला था, मतलब अपनी बहन से उसने कहा था। बहन से क्या कहा था? कि तुम्हारी माँ, मतलब उसके बहन की माँ के पति की जो बहन है वो इस आदमी की बुआ है। ठीक है। तो स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहन। अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए, आपको ये पता है, जैसे अगर आज इस वर्ष 18 फेब अगर हम देखें और 2005, इस दिन क्या है? शुक्रवार है। तो जब इस वर्ष सेम डेट को अगले वर्ष जो हमारा जो डेट होता है वो अगला दिन होता है, मतलब अगर यही 2006 में आएगा तो ये हो जाएगा शनिवार। 2007 में आएगा तो ये हो जाएगा रविवार। और जब हम 2008 में जाएंगे तो आपको ये पता है कि जो फरवरी होती है तो 29 दिन की होती है, लेकिन अभी यहाँ पे डेट 28 फरवरी दी गई है। यही डेट अगर फरवरी महीने के बाद की होती तो यहाँ पे हम 2 दिन जंप कर जाते। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर डेट हमको पूछा होता कि 1 मार्च, मान लीजिए अगर पूछा होता, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 1 मार्च पूछा होता, तो और 1 मार्च को शुक्रवार कहा होता, तो 1 मार्च 2008 को हमारा दिन क्या होता? तो यार रविवार से सीधे क्या होता? मंगलवार हो जाता है। ठीक है। लेकिन हमको पूछा क्या है? हमको पूछा 2007 में, तो 2007 में इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा रविवार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, और इसका उत्तर जो है ये राजस्थान दिया है। तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ कवर दिया है, और इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2021। इसमें 5 लाख रुपए तक का आपको कवर दिया जाएगा। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ये उसका उत्तर मास्टर कार्ड होगा। नमस्ते योग मोबाइल ऐप शुरू किया है किसने? तो ये आयुष मंत्रालय का है। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए, करंट के क्वेश्चन आज के लिए उतना कुछ मतलब रखते नहीं हैं, जो स्टैटिक है वही इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय दल ने ध्वज वाहक के लिए काम किया था। तो इसका उत्तर जो है मरियप्पन थंगावेलु को माना गया है, परंतु कोविड से संक्रमित पाए जाने के कारण यह उत्तर दायित्व जो है वो टी के चंद्र को सौंपा गया है। तो यूपी ट्रिपल सी ने सभी को समान अंक इसका दिया हुआ था। 55वां क्वेश्चन है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर मतलब जुलाई और सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना की ब्याज दर क्या है? देखिए, काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 7.6%। ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पे रखा? तो विद्या बालन के नाम पे रखा हुआ था उस समय। ये गुलमर्ग में स्थित थी। 57 क्वेश्चन है, 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट उसमें सबसे शक्तिशाली है? तो हेनले पासपोर्ट हम लोग को हमेशा पढ़ के जाना होता है, और ये हमेशा पूछा भी जाता है, तो ये उसका जापान ज़्यादातर आंसर होता भी है। अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो ये भी तत्काल का क्वेश्चन था, डीएमके। वैश्विक शांति सूचकांक, देखिए सूचकांक हमेशा पूछे जाते हैं, और सूचकांक से हमको इस बार 2025 में भी पढ़ के जाना पड़ेगा। जितने भी सूचकांक हैं सबको कवर कराया जाएगा, बस आप चैनल पे बने रहिए। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है, जो आज के समय में कुछ वैल्यू नहीं रखता है। थंडर ड्रैगन जो है वो सभी को पता है, भूटान को कहा जाता है।
तो भूटान को थंडर ड्रैगन मतलब द लैंड ऑफ ड्रैगन की भूमि कहता है। फिर जापान को निप्पॉन देश के नाम से भी जानता है और श्रीलंका को सिलोन। वहाँ पे जो जैसे जो भूटान है ना, तो भूटान पे जो हिमालय की जो रेंज है वो हिमालय की रेंज के आसपास ही बसा हुआ है। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये स्टॉर्म आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है? देखिए अब यहाँ से स्टैटिक पोर्शन चालू हो गया। तो रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया की राजधानी है। म्यांमार की है नोयपीडा, मुद्रा इसकी है क्यात। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। सऊदी अरब का है रियाद और सऊदी रियाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो गोवा ही है, ठीक है। और इसमें कुछ और स्टेट दिए गए हैं, जैसे सिक्किम है, इसकी राजधानी गंगटोक है। गोवा का पणजी है। मेघालय का शिलोंग है और मिजोरम का आइजोल है। जो स्टैटिक क्वेश्चन पोर्शन है हमारा, उसमें से सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, क्योंकि ये लोग इनका कार्य मतलब ये लोग बाहर नहीं निकाले सकते हैं। ये हर 2 वर्ष पे 1/3 जो मेंबर होते हैं वो अपने पद से पदच्युत हो जाते हैं और फिर नए मेंबर आते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद पदच्युत होते रहते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये 250 है, और ये अधिकतम संख्या जो है ये 2026 तक मैक्सिमम संख्या इतनी ही बनी रहेगी। और जैसे ही हमारा लोकसभा है तो लोकसभा में 252, ठीक है। जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनका 2 पद समाप्त तो किया जा चुका है, लेकिन अगर मैक्सिमम संख्या अगर पूछेगा तो वो 252 ही होगा 2026 तक के लिए। इसमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किया जाता है, और 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका ये जो सम्मेलन ना, ये सम्मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और ये स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। तो जिस दिन स्थापना हुआ है सेम उसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसमें 193 देश शामिल हैं और इसके 6 मेंबर हैं, मतलब 6 इसमें निकाय पड़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? तो ये हेग में है। और हेग कहाँ पड़ता है? तो हेग पड़ता है हमारा स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पे कुछ मुख्यालय दिए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो 1946 में गठन है, हेग इसका मुख्यालय है। WHO 1948 में जिनेवा, ओपेक 1960 में वियना, यूनेस्को 1946 में पेरिस, वर्ल्ड बैंक 44 में वॉशिंगटन DC। खजुराहो की मूर्ति कलाएं जो है कहाँ पे है? तो खजुराहो तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे है क्या क्या? तो हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारक का एक समूह है। इसके मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कौन कौन से मंदिर हैं तो देखते हैं। विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस है, सूर्य मंदिर यहाँ का फेमस है, फिर कंदरिया महादेव ये सबसे फेमस है, पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और 64 योगिनी ये भी मंदिर बहुत फेमस है। 64 योगिनी, इसमें से सबसे फेमस कौन कौन सा है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर है, सूर्य मंदिर है और ये 64 योगिनी मंदिर, ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे हिंदू और जैन धर्म का है और चंदेल वंश के द्वारा निर्माण कराया गया है। प्रसिद्ध नवकाले बारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकाले बारा जो है ये उड़ीसा का है, ठीक है। देखिए नवकाले बारा जो उत्सव उड़ीसा का है और मेवाड़ उत्सव राजस्थान का है। कौन सा इसमें से हरित गृह गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से नाइट्रोजन नहीं है। देखिए मीथेन तो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? देखिए इसमें जलवाष्प भी होती है और इसमें ओजोन भी होती है। लोग ओजोन को नहीं मानते हैं इसमें, तो ओजोन भी होती है, जलवाष्प भी होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सारी गैस इसमें होती है।
अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार होता है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी और इसमें 15 लाख रुपए मिलता है। अर्जुन की प्रतिमा सहित इसमें दिया था। ठीक है, अब हमारा आ गया जो गद्यांश वाला हिस्सा है वो आ गया। तो हमने क्या बताया था, गद्यांश करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। गद्यांश के लिए आप पहले इसका प्रश्न पढ़ लीजिए कि प्रश्न में क्या पूछा हुआ है। तो पहला प्रश्न हमको पूछा हुआ है, देखिए, स्पृहणीय। स्पृहणीय का अर्थ क्या होगा? तो ये अगर कभी भी आपको बहुत कठिन वर्ड अगर दे दिया जाए कि इसका मतलब क्या होगा, तो आपको मतलब अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उस वर्ड को खोजेंगे उस पैसेज में कहाँ पे दिया हुआ है, खोज के आप उसके आसपास के जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उससे आप उनका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे और अर्थ निकाल के हम फिर उत्तर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। इस पूरे गद्यांश में लेखक ने क्या बताया हमको वो बताना है। काफ़ी आसान प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, इसमें यहाँ पे क्या बताना है, उद्देश्य बताना है। और इसमें क्या होता है, 72वें में है, लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है कि, ठीक है, हमको ये देखना पड़ेगा क्या बताया है। और धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, ये भी पूछा गया है। तो चलिए स्टेटमेंट में देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, कहा स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। यहाँ पे हमको स्पृहणीय वर्ड मिल गया, देखिए। और भारतीय स्वातंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष या खून खराबे के लड़ा गया था। महात्मा गांधी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का था। इस स्वातंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसे देश के हर वर्ग जाति के लोग इसमें सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के हों। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा पैसेज था। अब देखिए, हम इसका उत्तर हम देंगे। तो हमको पहला क्वेश्चन कहा था, उपयुक्त गद्यांश में स्पृहणीय का मतलब क्या है। तो देखिए, स्पृहणीय वर्ड कहाँ दिया गया है, स्पृहणीय वर्ड हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है। स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। स्वतंत्रता संग्राम क्या करता है, मनुष्य में एक उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। इसका हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है प्राप्त करने योग, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग और त्याग की हुई। देखिए, यहाँ पे बहुत बारीक अंतर है। ये प्राप्त करने योग्य और प्राप्त की हुई, अगर कोई चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पास्ट टेंस हो जाता है। और अभी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो आपने अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आपको यहाँ पे जो मतलब है, यहाँ पे प्राप्त करने योग्य ही होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता को भी प्राप्त करना बाकी है। दूसरा स्टेटमेंट है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। तो इसमें देखिए, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया कि ये कैसा था। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है, तो ये भी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है, तो धर्मनिरपेक्ष सभी लोग जानते हैं कि सभी धर्मों का आदर करना, और ये स्टेटमेंट में दिया भी हुआ है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो है वो जनतांत्रिक था, तो इसमें हमने अंडरलाइन किया था, इसमें सभी जातियों धर्मों वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो आंदोलन है ये जनतांत्रिक था। कैसे, देश के हर वर्ग जाति के लोग इसमें सम्मिलित थे। एक हमको यहाँ पे मिल गया है। दूसरा हमारा वर्ड था धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि इस आंदोलन का कोई धर्म नहीं था, इसमें सभी धर्म के लोग जो है वो शामिल थे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे स्पृहणीय दिया है। तो स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है, मतलब कि प्राप्त करने योग्य।
प्राप्त करने योग्य विशेषताएं पैदा करता है। तो ये हमारा हो गया पहला पैसेज, कोई बहुत कठिन पैसेज नहीं दिया था। अगला पैसेज है, बहुत बड़ा बड़ा पैसेज हिंदी में चूंकि देता है। देखिए बहुत बड़ा पैसेज है, मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, पॉज करके वीडियो पॉज कीजिए और इसको पढ़िए। इसके बाद ये देखिए पैसेज है, यहाँ से काफ़ी लंबा पैसेज है, आप इसको पॉज करके पढ़िए, फिर ये पढ़िए, ठीक है। तो इतना जो है वो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पॉज करके वीडियो को। प्रश्न देखते हैं, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। ठीक है, पहला उत्तर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांड की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र नहीं थी, प्रत्यतु यथार्थ भी, क्योंकि मानव मन में जो विचरणा के रूप में घटित होता है उसी की कृति रूप में ही तो सृष्टि होती है। मतलब कहने का ये है कि जो मानव होता है उसको सृष्टि का एक स्मॉल पिंड ये इसलिए माना गया है क्योंकि मानव मन में जो भी विचार होता है, विचार जो भी मानव करता है वही उस सृष्टि में घटित होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा पहले का। तो पहले का उत्तर देखिए सीधे सीधे दिया है, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसीलिए मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव इसमें से किसमें होता है, ये प्रश्न हमको बताना है कि साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में और वैज्ञानिक में। तो वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव तो वैज्ञानिक में तो होगा नहीं, शल्य चिकित्सा में तो होगा नहीं, साहित्यकार, साहित्य शास्त्री इन दोनों में हो सकता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है ये वाला, साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया, परंतु यहाँ देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। उपमित मतलब कि उनको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टि से कहा गया है, जबकि जो मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से मानव जो शरीर है उसको आप सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो साहित्य शास्त्री हैं, साहित्य शास्त्री ने मानव की जो भावनाओं है उसको अनेक रसों के द्वारा निरूपित किया है, जहाँ पे मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं लगता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साहित्य शास्त्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए साहित्य शास्त्री है। तीसरा प्रश्न क्या है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, मतलब मानव शरीर को एक यंत्र के रूप में बताया गया है क्योंकि। इसका उत्तर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर ये दिया हुआ है, अवयव यूपी पुर्जे से विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन कहाँ पे दिया है, 78। देखिए 78 का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कहा है कि जिस प्रकार, यहाँ से देखिए, जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है और बेकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से किसी में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाए तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ठीक है, मतलब मानव का जो शरीर है वो यंत्र के प्रकार से ही है, और अगर एक पुर्जा खराब हो जाए मशीन के जैसे तो मानव का शरीर भी उसी प्रकार बिगड़ जाता है। तो इसका और ऑप्शन क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा बहुत बड़ा पैसेज है। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है कि अवयव रूपी पुर्जे से विकृत होने से शरीर जो है यंत्र जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। सेम स्टेटमेंट वहाँ पे दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्साओं द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या है। मतलब जो शल्य चिकित्सक हैं, जो सर्जरी करते हैं, उनके द्वारा चुनौती क्या स्वीकार की गई थी। तो इसका उत्तर जो है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। मतलब कि आपको अंग, मतलब सर्जरी करके नया अंग लगा करके शरीर को पहले की तरह सामान्य बना देना है, यही सर्जरी जो लोग करते हैं उनकी चुनौती थी। ये देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है इस पैसेज में। देखिए 79 वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कि शल्य चिकित्सकों ने, यहाँ से देखिए शल्य चिकित्सकों, हाँ यहाँ देखिए शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती, देखिए चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण, देखिए ये अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता हासिल की। तो सफलता किसमें हासिल, जिसमें चुनौती होगी उसी में सफलता हासिल किया जाएगा।
और देखिए यहाँ पे यंत्र के पुर्जे बदलकर उसके स्थान पे नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू और व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है। तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया सकता है। फिर शल्य चिकित्सकों ने जादू पुरुष मुक्ति को स्वीकार किया। तो उसमें मतलब ये कि जो हमको नया अंग लगाना है यही हमारी चुनौती थी और उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो ये हो गया हमारा 79 का। फिर 80 क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त जो निरामय शब्द है, निरामय का अर्थ क्या निकल के आएगा। तो निरामय का जो अर्थ होता है वो होता है स्वस्थ। इसको हम लोग देखते हैं, जिसको भी जैसे मान लीजिए कठिन वर्ड अगर नहीं पता है तो हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर वहाँ से हम उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे ये क्या हो सकता है। देखिए हम यहाँ से उसको पढ़ते हैं। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कोई यंत्र है, पुर्जा उसका खराब हो गया है, हम उस पर नया पुर्जा लगाएंगे और उसको हम सही बनाएंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य चाहे निरामय, मतलब नव्य मतलब कि नया और निरामय मतलब कि स्वस्थ अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे निरामय का अर्थ क्या हो गया, स्वस्थ। कहा है कि विकृत अंग के स्थान पे नव्य मतलब कि नया और निरामय। तो नव्य और निरामय से अगर हम भाव निकालें, मान लीजिए हमको अगर नहीं पता है तो हम क्या लगा सकते हैं कि नव्य और नव्य। देखिए हमको स्टेटमेंट क्या दिया था, हमको दिया था स्टेटमेंट दिया था नव्य दिया था और दिया था निरामय। तो नव्य माने तो नया होता ही है, तो नया जब होगा तो दो बार नया और नया तो निरामय का अर्थ हो नहीं सकता है, तो ये तो नवीन तो होगा नहीं। फिर हम ये कह सकते हैं कि नव्य, नया और अद्भुत। अद्भुत अंग तो कोई लगता नहीं है, सारे अंग जो है सेम ही होते हैं, ठीक है सभी के। फिर सुंदर, सुंदर अंग भी कोई नहीं होता है। जो अंग लगते हैं वो स्वस्थ अंग लगने चाहिए, ना कि सुंदर अद्भुत इस प्रकार के अंग जो है वो डॉक्टर जो है लगाता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पैसेज था ये काफ़ी अच्छा पैसेज था और ये कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा डीआई से है और देखिए हमारा 81 से क्वेश्चन शुरू होता है और डीआई में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सारे डीआई के क्वेश्चन है ना, इनको मैंने लिख रखा है, पहले मैंने डीआई एक्चुअली कंप्लीट कराई हुई है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो हमारे चैनल पे जाइए और 2021 का, 2022 का, 2023 का सभी का हर शिफ्ट का डीआई जो है वो कंप्लीट करा के पहले से रखा हुआ है। आप उसको जाइए, आप उसको देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आगे के एग्जाम के लिए। तो मैं फिर से आपको वहीं लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो डीआई हमारी पहले दी गई है। देखिए यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन दिया गया है और ये मिलियन टन में दिया गया है और ये सारा डेटा है। प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न क्या कहा है कि अधिकतम उत्पादन स्तर तक इस वर्ष घटा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो किस वर्ष घटा है, हमको ये बताना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये 98 है और 98 से सीधे ये 60 आया है और हमको कहीं इतना ज़्यादा घटत नहीं दिख रही है कि यहाँ 90 से 80 आया हुआ है, केवल 10 पॉइंट का घटा यहाँ पे घटा हुआ है। ये 58 से 55 आया हुआ है, केवल 3 पॉइंट घटा है और ये सीधे 98 से 60 आया हुआ है, ये सीधे 38 पॉइंट घटा है। मतलब 2015-16 का जो वर्ष है यहाँ पे, ये देखिए 15-16 का जो वर्ष है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो घटोतरी हुई है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 2015-16 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर सीधे देखेंगे कि ये 55 से लेकर सीधे 90 तक गया हुआ है, ठीक है। 55 से लेकर 90 कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 और 30 90, ये टोटल 35 यूनिट हो गया। और इसके बाद कोई वृद्धि आपको बड़ी दिख रही है तो ये देखिए 55 से लेकर 80 तक गया हुआ है, तो ये भी कमी है। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है 2013-14 में देखिए यहाँ पे हुई है 13 और 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 13 और 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए सारा क्वेश्चन मैंने पहले से करा रखा है, आप जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो प्रथम 3 वर्षों के दौरान जो है औसत उत्पादन पूछा है स्टार्टिंग के 3 वर्ष में। तो स्टार्टिंग के 3 वर्ष में 2009-10, 11-12, 12-13 है। तो ये कितना था, ये 42 है धन 44 है धन 58 है और डिवाइडेड बाई 3 है। हमको एवरेज पूछा हुआ है तो उसको जोड़ना पड़ेगा। देखिए 4 4 8, 8 5 13, मतलब कि 130 धन 8 4 12, 12 2 14 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया 130 और 14 हो गया 144/3, ये कितना आएगा
3 से काटेंगे 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 और 24, 48 जो है मीट्रिक मतलब मिलियन टन हमारा एवरेज आ जाएगा, 48 मिलियन टन। तो देखिए हमारे पे जो ऑप्शन सी वाला है 48 मिलियन टन हमको ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज किया गया? अधिकतम उत्पादन, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधे सीधे हमको दिया हुआ है मैक्सिमम जो उत्पादन है वो 98 है, और ये वर्ष कौन सा है? 2014 और 15। यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है सीमेंट का 2014 और 15। तो देखिए हमारा भी 2014-15 में कौन सा है? 98 मिलियन टन मैक्सिमम उत्पादन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? 2011-12 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में? तो देखिए 2010-11 में, 2010 और 11 में कितना है? 10-11 में है 44, और 11-12 में कितना है? ये है 58। देखिए 11 और 12 में है 58, तो 44 से बढ़ के ये हुआ है 58। कितने की वृद्धि हुई है? 14 की वृद्धि। तो 14 की वृद्धि हुई है 58 पे, इसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो ये हमारा रहा 14/58। अब देखिए हम क्या करेंगे, 58 भागा 1400 करेंगे, ये कितनी बच जाएगा? 14 दूनी ये हो जाएगा 116, ये बच जाएगा 24 और ये 0। तो आप पहले ही आप यहाँ पे देख गए कि जो पहली वैल्यू हमारी आ रही है वो 2 आ रही है, मतलब यहाँ पे अगर 29% हमारा मैक्सिमम आ सकता है। लेकिन हमको जो ऑप्शन दिया गया है वो 31, 36 और 37.5 दिया गया है। इसका मतलब है कि इनमें से हमारा कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। अगली डीआई देखते हैं। अगली डीआई में क्या कहा है? अगली डीआई में कहा है कि 2013 से लेकर 2019 तक वस्तु एक्स जो है, देखिए ये क्या है? वस्तु एक्स की आयात को दिखाया गया है और ये आंकड़ा करोड़ में है। हमको उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा है 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में कितनी वृद्धि हुई है? तो 14-15 से 15-16 में कितना हुआ है देखते हैं। देखिए 14-15 में कितना दिया है? 900 है। 15-16 में कितना दिया है? 1200, मतलब 900 से बढ़ करके 1200 ये हो गया है। तो देखते हैं कितना वृद्धि हो गया। ये 900 था, 900 से बढ़ के हो गया 1200, वृद्धि हुआ है कितना? 300 का। तो परसेंटेज में हम निकालेंगे। देखिए 300 की वृद्धि हुई है किसके तुलना में? 900 के तुलना में। गुणे हम 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, और 1/3 गुणे 100 ये हो जाएगा हमारा 33.33%। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितना है? मतलब जितना आयात हुआ है उसका औसत कितना है हमको करोड़ में बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 13-14 से 14-15 में ये 700 से बढ़ करके ये 900 हुआ है, मतलब यहाँ पे 200 की वृद्धि हुई है। फिर 900 से बढ़ करके 1200 हुआ है, यहाँ पे 300 की वृद्धि हुई है। फिर 1200 से 1200 0 की वृद्धि, 1200 से 1300 100 की वृद्धि हुई है। फिर 1300 से 2000 कितना हो गया? 700 की वृद्धि। इन टोटल को हम सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 7 3 10 100, मतलब 1000, और ये 200 1 300, 1300 की टोटल वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 1300 की अगर वृद्धि हुई है, देखिए 1300 की वृद्धि हुई है, हमको एवरेज बताना था वृद्धि का कितना एवरेज हुआ है। तो टोटल देखेंगे कितने वर्ष हैं, तो वर्ष हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वर्ष हो गए टोटल। अब इससे भाग देंगे हम, माफ़ कीजिएगा 5 वर्ष होंगे, क्योंकि देखिए जब भी हम वृद्धि की तुलना करेंगे तो हम 700 से जब 900 जाएंगे तो हमारा 1 हो गया, फिर 900 से 1200 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक लोग कर सकते हैं, ये 5 है। अब 1300/5 करेंगे तो कितनी बच जाएगा? 5 दूनी 10, 3 बच गया, ये 30 हो गया, 5 छक्के 30 और ये आ गया 0। तो 260 जो है वो वृद्धि का, मतलब वर्ष दर वर्ष जो वृद्धि हो रही है उसका एवरेज है ये 260। तो इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो 260 हो गया। अगला क्वेश्चन है, विगत कितने वर्षों तक का एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? मतलब हमको इसमें पहले क्या करना है, हमको जो एक्स का जो हमको औसत जो एवरेज जो इंपोर्ट है वो निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि उससे ज़्यादा किस किस वर्ष का हमारा आयात हुआ है। तो पहले हम औसत आयात निकालते हैं। औसत आयात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमको जोड़ना पड़ेगा सारा, 700 900 1200
1200, 1300 और 2000, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये सीधे से जोड़ते हैं, देखिए 2000 का सीधे सीधे 2000 हो गया। ये 700 और 1300 को जोड़ेंगे तो ये भी 2000 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया 4000। फिर ये 12 12 2400 और 24 और 9, 24 9 कितना होता है, 24 और 9 होता है 3300। तो 4000 और 3300 कितना आ गया, 7300 टोटल हमारा आ गया। तो 7300 हो गया। ये कितने वर्ष हैं टोटल, तो 6 वर्ष हैं। 6 से हमने भाग दिया, कितनी बार जाएगा ये, देखिए होता है कि 12 6 के 72 होता है। इसका मतलब है कि 1200 से कुछ तो ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमने माना कि एक अंदाजी मान लेते हैं 1200 से ऊपर हमको आएगा। तो 1200 से ऊपर कौन कौन से वर्ष हैं, चूँकि प्रश्न पूछा हुआ है कि जो औसत निकलेगा, औसत से ज़्यादा आयात जो वो किस किस वर्ष हुआ है। तो 1200 से ज़्यादा हमको एक दिख रहा है 1300 पे और एक 2000 पे, मतलब कि 2 वर्ष ऐसे हो गए जिसमें आयात जो है वो एवरेज से ज़्यादा था। तो इसका उत्तर हमारा देखिए क्या हो जाएगा इसका 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है। तो देखिए हमने ये निकाला हुआ था कि हमारा जो एवरेज जो आया हुआ था वो 1200, मान लीजिए कुछ आया हो, मान लीजिए 1220 आया हो, चाहे 1230 आया हो, ऐसा हमारा कुछ डेटा निकल के आया होगा। ये हमारा क्या निकला था, एवरेज निकला था। तो इसमें हमको जो इससे अधिक वाला निकला था वो कितना था, वो हमको 2 वर्ष निकला हुआ था। और इससे कम का हम डेटा आप देखेंगे तो 1200 कुछ इससे कम कितना हो गया, देखिए तो 700, एक ये 2 और ये दोनों भी 1200 1200 है। और हमारा जो वैल्यू निकला था वो 1200 से कम आया था, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया था वो आया था 7300/6। चलिए इसको निकाल लेते हैं। क्योंकि 1200 तो निकल गया, ये सीधे सीधे 1200 हो गया और धन हमारा बच गया 100 एक्स्ट्रा बचा है। तो 100/6 का मान कितना हो जाएगा, 16%, मतलब 16 होता है। मतलब हमारा जो एवरेज आया था वो था 1216। तो 1216 से कम कितने हो गए, 4 वर्ष ये कम हो गए और 2 वर्ष इससे ज़्यादा हो गए। तो 4 और 2 का उसमें प्रश्न में अंतर पूछा हुआ, तो 4 और 2 का अंतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात की उसके औसत से कितनी है। तो हमको पहले क्या करना है, हमको 18-19 में जो प्रतिशत वृद्धि हुई उसको निकालना है। और फिर जो उसका औसत आयात हमारा निकला था, औसत आयात कितना निकला था, 1216 हमारा निकला था औसत आयात, ठीक है। इससे बताना है कि कितना वो ज़्यादा है। चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, देखिए जो हिंदी का जो क्वेश्चन दिया, जो इंग्लिश का दिया, इन दोनों में अंतर है। हिंदी वाले में कहा है कि 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि कहा है वर्ड, जबकि जो इंग्लिश वाला वर्ड कहा है उसमें कहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द इम्पोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग 2018-19 ओवर इट्स एवरेज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ऑल द ईयर्स। तो यहाँ पे भी परसेंटेज इंक्रीज ही कहा है। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने में थोड़ी गलती हो गई लग रहा है मुझे। हमको बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है इम्पोर्ट ऑफ एक्स में ड्यूरिंग 2018-19 ओवर द एवरेज के ऊपर, ठीक है। तो हमारा एवरेज तो इतना निकल गया। अब हमको देखना है कि 2018-19 में कितना जो है वो इम्पोर्ट हुआ है, ये डेटा हमको चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2018-19 है और यहाँ पे 2000 का जो इम्पोर्ट है वो हुआ है। तो यहाँ पे 2000 का इम्पोर्ट हुआ है। अब पूछा कि कितना इससे ज़्यादा हुआ, हमको परसेंटेज बताना है। तो 1216 से ये है हमारा 2000 तक, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1200 से हम जाएंगे 800 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2000। तो ये हो गया हमारा 784। 784 की वृद्धि हुई है कितने पे, 1216 पे, हमारा जो एवरेज निकला है। हमको इसी का परसेंटेज बताना है। अब ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे मैं अप्रॉक्सीमेशन का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन देखिए आपका जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन डी है ये दोनों बहुत पास पास दिए, मतलब ये 63% है, ये 64% है। अगर थोड़ा सा भी ये 784 को मैं 785 करूँगा, चाहे 780 अगर करता हूँ और ये 1216 को मैं 20 करता हूँ तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग करके देखते हैं। 1216 भागा 78400, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 6 बार तो देखिए जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये वाला तो नहीं हो सकता है, यही डेटा ज़्यादा पास पास दिया गया। तो ये 12 6 72, ये है भी 78 के आसपास है। तो 12 6 72, ये हो गया 7200 और
16 छक्का 96, मतलब 7296 हमारा आया है। तो 10 में से 6 गया 4, 3 में से 13 में से 9 गया 4, 7 में से 2 गया 5 आ गया, ये 0। अब ये कितनी बार जाएगा 1216 से, तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा 64% के आसपास आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है, ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। हमारी 2 DI कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी DI देखते हैं। इस प्रश्न में कहा है कि 4 व्यक्ति हैं ABCD और सप्ताह के विभिन्न दिनों में वस्तुओं की वो बिक्री कर रहे हैं। जैसे A है, वो सोमवार को देखेंगे तो 40 वस्तु बेच रहा है। इसी प्रकार हम सभी डेटा यहाँ से निकालेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में कहा है कि मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को C के द्वारा बेची गई वस्तु। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पहले मंगलवार को A का देखते हैं। देखिए, ये है मंगलवार का A का कितना है, 35 है, तो ये तो हो गया हमारा 35 अनुपात A। और शनिवार को C के द्वारा, ये C है और ये शनिवार का हो गया 45, तो ये हो गया 45। 35 और 45 का हमसे रेशियो पूछा है, तो 5 से कट जाएगा ये हो जाएगा 7 अनुपात 9। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमवार को डी के द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। मतलब हमको डी का निकालना है सोमवार को, फिर सी का निकालना और फिर पूरे 100 करके परसेंटेज निकालना, हमको यही ज्ञात करना है। सोमवार को डी, शनिवार को सी। देखिए यहाँ पे ये सोमवार है, सोमवार को डी का 20 है और शनिवार को सी का 45 है, तो 20/45 हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन, जो निकालना परसेंटेज हमको, ये हो जाएगा 20/45 गुणे 100। 5 से काटने का हो जाएगा 5 चौके 20, 5 9 45, ये हो जाएगा 400/9। देखिए 400/9 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/9 का होता है 11.11 और गुणे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.44%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BCD के द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है हमको बताना है। तो B का, C का, D का, सोम, मंगल और शनि। तो देखिए हमारा BCD है और सोम, मंगल, शनि है। तो B जो है वो सोमवार को 45 बेचता है, C जो है वो मंगलवार को 48 बेचता है और D जो है वो शनिवार को 40 बेचता है। तो हमको क्या मिल गया, 45, 48 और 40। इसका हमको औसत निकालना है। तो 45 धन 48 धन 40 और ये 3 दिन टोटल है, ये आएगा कितना, देखिए 4 तिहाई 12, 120, तो यही हो गया। और ये 8 5 13 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 120 और 13 हो जाएगा ये 133/3। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, बच गया 1, ये हो जाएगा 13, तो 3 चौके 12, 44% के आसपास ही आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हमको बी का बिक्री निकालना है, किसमें, डी के बिक्री की तुलना में निकालना है और सभी 4 दिनों में हमको बताना है। तो यहाँ पे बी का और डी का हम जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना होगा ये, देखिए 4 4 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 मतलब 150 और फिर ये 8 और 5 13, ये किसका हो गया, ये हो गया बी का। फिर डी का निकालते हैं। डी का कितना है, देखिए 40 20 60, 60 के बाद 40 100, 100 20 120 और 1 6 7, 127 आ गया और ये आ गया 150, ये आ गया 163। तो बी का 163, डी का 170, तो ये है 163 और डी है 127। तो कितने की वृद्धि है इसमें, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे और फिर 30 से 63 में 33, मतलब 33 3 36 की वृद्धि हुई है।
तो 36 की वृद्धि हुई है कितने की तुलना में, 127 की तुलना में गुणे 100। हमको इसी को सॉल्व करना है। तो हमको जो देखिए जो ऑप्शन दिया गया है ना वो दूर दूर है, मतलब एक 29 और एक 28 है, ये थोड़ा पास पास है। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं चलिए। 127 भागा 3600, तो सिंपल सी बात, ये 2 बार तो जाएगा ही, 2 बार लेके आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 254। 10 में से 4 गया 6, ये 0 और 106 बच गया। फिर 0 करेंगे, 127 से कितनी बार जाएगा अब यहाँ पे, 8 बार इसको लेके जाते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 7 56 के 6, 5, 8 दूनी 16, 5 21 1, हाथ से लगा 2, 8 कहीं 8, 8 2 10। देखिए तो 1016 गया और ये 1060 है, ये कितना हो जाएगा, 40 4 44 बच जाएगा हमारा। मतलब उत्तर हमारा जो आएगा वो 28 आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य में कितना अंतर है। मतलब उस सोमवार को और शुक्रवार का जोड़ करके एवरेज निकाल के फिर अंतर निकालना। तो सोमवार को पहले हम जोड़ते हैं, चलिए। सोमवार को कितना हो जाएगा, देखिए ये 40 है, ये 20 है, 40 20 60, 60 हो गया, और ये 4 2 6 और 1 70, 60 और 70 कितना हो गया, 130 हो गया। ये सोमवार का है। और फिर हमको शुक्रवार का निकालना है। शुक्रवार में देखते हैं, देखिए ये 25 है, 25 15 कितना हो गया, 40 हो गया, धन 28 और 41, माना हमने कि ये 40 है और ये 29 है, तो 40 और 29 कितना हो गया, 40 50 60 10 70 में एक कम 69, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 40 100, ये हो गया 109। तो सोमवार का आ गया 130 और शुक्रवार का आ गया 109। तो ये हम डेटा जो नोट कर लिया। अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज 4 4 चूँकि दिया गया है तो ये हो गया 4, और एवरेज का हमको अंतर बताना है। तो देखिए 130 में से 100 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सीधे सीधे हमारा 4 आ जाएगा, और 130 में से 109 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 9 1 10, ये बचेगा 21, और 21/4 कितना हो जाएगा, 5.25 हमारा हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारी 3 DI कंप्लीट हो गई। चौथी हमारी DI है, इसमें 2010 से लेकर के 2017 तक का फसल का उत्पादन दिया गया है। तो ये हमारा वर्ष हो गया, और इसके साथ साथ हमको कुछ फसलें दी गई हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछा हुआ है। पहला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई है। तो हम चलेंगे अब गेहूं पे, हमको गिरावट देखना है। देखिए 61 से 7000, ये तो वृद्धि है, 7000 से 7100, ये भी वृद्धि है। फिर 71 से 7000, देखिए हमको पहला वर्ष क्या मिल गया, 2013-14, एक वर्ष हमको ये मिला है। दूसरा कहाँ पे गिरावट दिख रहे हैं, फिर अगले वर्ष फिर गिरावट है 2014-15 में, और फिर वृद्धि और फिर वृद्धि है। तो 2013-14 और 14-15 हमको मिल गया ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम इस पर कौन सा ऑप्शन टिक करें, क्योंकि ऑप्शन में 13-14 भी दिया है और 14-15 भी दिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि प्रथम बार गिरावट किस वर्ष में हुई है। प्रथम बार गिरावट जो है 2013-14 में हुई है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए को सही माना गया है, और ऑप्शन जो सी है इसको सही नहीं माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य में उत्पादन में लगातार वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो हमको 13 से 17 के मध्य में देखना है। चलिए, तो ये हमारा है 2013-14 और ये है 16-17। तो लगातार वृद्धि हमको देखना है कहाँ पे हुआ है। देखिए इसमें तो यहाँ पे कमी हो गया, तो गेहूँ हमारा नहीं होगा। चावल में देखते हैं 900 से 700 हुआ है, ये भी नहीं होगा। 1110 से 1160, फिर ये 1450, 1460। तो यहाँ पे हमको लगातार वृद्धि जो है वो मिल रही है। इसका ऑप्शन हमको बाजरा मिल रहा है। और में देख लेते हैं, 40 से 90, 110, 75, ये भी नहीं होगा। 200 से 216, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा। और 245 से 245 से 315, फिर 415 और फिर 445, तो यहाँ पे भी हो रहा है। हमको दो फसल यहाँ पे मिल गई, एक हमको मिला बाजरा और दूसरा हमको मिला आलू। यहाँ पे देखिए हमको दो ऑप्शन मिल रहे हैं और दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे कि हमको आलू जो है, आलू यहाँ पे ऑप्शन हमको दिया ही नहीं है।
हमको केवल बाजरा दिया है, तो हमारा ऑप्शन जो वो बाजरा जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो हमको 10-11 से 16-17 तक काउंट करना है। तो ये रहा हमारा आलू पोटैटो, और 10-11 से 16-17 मतलब कि ये हमको सारा का सारा जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए 400, 800, 8-3 1100, 11-2 1300, 13-2 1500, 15-2 1700, 17-2 1900, 1900 हमको मिल गया प्लस। फिर हम जो हमारा दहाई का अंक है उसको जोड़ेंगे। तो एक 4, एक 5, 4 9, 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 मतलब कि 140 चूँकि दहाई का अंक है। फिर इकाई का अंक हम जोड़ेंगे। इकाई के अंक में देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 5 10, 5 3 15, 15 2 17। इसको सभी को जोड़ लेंगे, हमको मिल जाएगा। तो ये 1900 है, 1900 में 140 हो गया 2040, और इसमें 17 2057। ये वर्ष कितने हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ष दिए गए हैं। तो 2057/7 हो गया। अब हम इसको भाग देंगे। तो देखिए 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बच जाएगा 6। यहाँ पे हो गया 6 से हो गया ये 65। फिर 7 से जाएंगे तो 7 9 63 होता है, फिर बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 27, और 7 3 21। ठीक है, 293 के आसपास आ गया। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। 2016-17 के मध्य हमको बताना है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये हमारा है वर्ष 2016-17, हमको पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट बताना है। देखिए यहाँ पे तो वृद्धि हुई है गेहूं में, चावल में गिरावट हुई है, तो हमको एक चावल मिल गया। दूसरा बाजरा में देखते हैं, तो बाजरा में भी वृद्धि हुई है, ये भी नहीं होगा। हाँ, मक्का में हमको गिरावट मिल गया यहाँ पे। फिर जौ में देखेंगे, जौ में वृद्धि हुई है। दाल में गिरावट हुई है, ये भी हुआ है। और आलू में भी वृद्धि हुआ है। तो गिरावट कहाँ कहाँ पे हमको मिली है। हमको गिरावट मिला है चावल में, देखिए चावल में गिरावट मिली है, और मक्का में गिरावट मिली है, और दाल में गिरावट मिली है। तो चावल, मक्का और दाल। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि चावल, मक्का और दाल में हमको केवल चावल का ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजतन कितना गुना था। मतलब हमको पहले 2010-11 का उत्पादन देखना है, और फिर 2015-16 का उत्पादन देखना है, और बताना है कि 2010-11 का कितना गुना उत्पादन है। तो ये रहा हमारा आलू, और 10-11 में 210 है, और 15-16 में 400 है। मतलब 210 से बढ़ करके ये 400 हो गया है। तो ये हो गया हमारा 210, और ये हो गया 400। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 210 का अगर हम गुणा 2 बार करें, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 200 का 420 जाएगा ये। जबकि 420 की जगह पे 400 ही दिया हुआ है, मतलब कि 2 गुना से ये थोड़ा सा कम वैल्यू हमको प्राप्त होगा। तो 2 गुना से थोड़ा सा कम वैल्यू हो गया 1.9। या फिर अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जो कैलकुलेशन आपको करना ही है, तो आप क्या करिए, आप 210 से 400 में आप भाग दे दीजिए। ये कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ये हो गया 210, ये बच गया 190, दशमलव लगाएंगे, ये हो गया 0, और 200 से आप इसको भाग करेंगे गुणा, तो कितना बढ़ जाएगा 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, तो इसको 8 बार लेके जाते हैं, तो कितना बढ़ जाएगा 8 दूनी 1680। तो ये बचेगा यहाँ पे कितना, 1680 में 1700, माफ़ कीजिएगा कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये 9 बार पूरा चला जाएगा, मैंने गलत थोड़ा कर दिया। देखिए 9 बार अगर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 918, मुझे लगा ये 1800 है। तो 9 दूनी 1880, ये हो गया 1880, ये बच गया 20। फिर दशमलव तो लगा, ये 0 उतारेंगे तो ये जाएगा, फिर से ये जाएगा। ठीक है, तो 1.9 हमारा सीधे सीधे जो उत्तर है वो आ गया ऑप्शन डी। इसके आगे अब क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये जो 100 क्वेश्चन है, ये देखिए 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो 2021 का जो पूरा का पूरा पेपर अब समाप्त होता है, अब 2022 का जो अगला पेपर है वो आएगा। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, और
हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।